हमारे मित्र डॉक्टर सुबोध पंडित, बीकेबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ईयर 2000 से एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और करीबन 23 टाइम्स इंडिया अचीवमेंट उन्होंने किया है। सीओटी एडवाइजर है, बेंगलोर में अपना प्रैक्टिस करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, हमारा ईयर लॉन्ग का बैच चलता है, करीबन अपने 300-350 पार्टिसिपेंट्स है बैच में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर आप आइए, हमारे इतने साल से मित्र है, और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि सर आपका जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, जिस तरीके से आपका जर्नी गया है और जिस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपका अगर थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, आपके गाइडलाइंस मिलेंगे, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। तो उनके मेरी रिक्वेस्ट पे वो आए, इसलिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद करूंगा और नमस्कार करता हूं। सुबोध जी, आपको वेलकम करता हूं। अब आगे का स्टेज आपका है सर। मैं अभी शेयर मेरा अनशेयर करता हूं और आपको मैंने कोर्स कर दिया है, आप शेयर करके शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत आपको तहे दिल से आभार हूँ सर। वेलकम सर। और अब 1 घंटे मैं ट्राई करूंगा जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ वही देने के लिए है कि अगर आप लोग वीडियो जो आदमी ऑन कर सकें उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन होगा और वीडियो ऑन रहेगा तो आप ज़्यादा अपने आप को मतलब कॉन्शियस माइंड में आप डाल सकते हैं, तो एक बार लिखने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं, एक्टिव तो सर लोग अपना वीडियो ऑन कर सकेंगे। मैं हाँ, सुपर एक्टिव जो लोग हैं वो वीडियो ऑन कर लें तो बहुत मज़ा लगेगा, क्योंकि मज़ा आएगा आपको। और मैं सब प्रैक्टिकल चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए। सेकंड मैं कर रहा हूँ सर। चैट बॉक्स ऑन रखेंगे, कुछ लोग पार्टिसिपेट, यस हाँ, यस सर, पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। मुझे राइट्स मिल गया है, अब मैं शेयर कर रहा हूँ। श्योर। या तो कोई लोग नहीं वीडियो ऑन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। मैं लॉक किया हूँ, मैं ऑन कर रहा हूँ। राइट राइट। नाउ पार्टिसिपेंट एक बात आप इंट्रोडक्शन, यस यस, यू विल, if you want a lot of things, 27 years experience, please open your video. So participant can on their videos. Okay. Yes. Thank you very much. I hope everybody will open the video. Please, on your video, you will enjoy. Please keep your notebook and pen along with you, because lot of things will come from follow. So आप उसको लिख सकते हैं, अपने यादगार में रख सकते हैं। 1 मिनट में समय देता हूँ, आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, सारा प्रैक्टिकल मिलेगा। नोटबुक और पेन ले लीजिए। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सबों को आभारी हूँ, आप लोग हमारे बात को माने और सामने प्रगत हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अविनाश सर। एक बात आप भूल गए सर कि मैं भी आज भी आपका मैं शिष्य हूँ, मैं भी आपसे काफ़ी चीज़ सीखता हूँ। और थैंक्स जो आज आप लोगों के सामने, आप ही लोगों के जैसा मैं भी एक एडवाइज़र हूँ। और ये जो पत्थर का मतलब रोड का जो पत्थर आज हीरा बना है ना,
उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को, तो उसको एक बार तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने काफ़ी हमारी लाइफ में दिया है और मैं भी सीखा हूँ, तो आज आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो नोटबुक और पेन ले लीजिए फ्रेंड्स। कितने लोगों को पता है कि मैं बेंगलोर का ओरिजिनल नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट झाझा से हूँ, और झाझा से नहीं बल्कि मैं एक रूरल गांव से हूँ। तो जहाँ की जब मैं पढ़ाई करता था बेंगलोर बिहार में, तो 5th तक अपने गांव में था, और इसके बाद 5th के बाद 10th तक शहर में। तो वो एक शहर मतलब आने के लिए 1 किलोमीटर की नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो ऐसा नहीं समझेंगे कि पंडित जी मेट्रो सिटी में हैं और बड़ी बड़ी बातें करेंगे या मतलब कुछ भी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के जैसा ही हूँ और उसी गांव से हूँ। इसीलिए मेरा एक डायलॉग है कि जो धान के खेत पे चल सकता है उसको दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता है, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। बरसात के समय धान के खेतों पे जो चले होंगे उनको पता होगा कि चलना कितना, और उसमें कला है चलने की। तो वो जो आदमी को कला है वही चल सकता है। विद दिस वी विल स्टार्ट टुडे अवर सेशन। तो फ्रेंड्स, पहले ये जर्नी है एमडीआरटी की। तो एमडीआरटी के जर्नी में मैं एक बात जरूर रिमाइंड करना चाहूँगा कि ज़रा चैट बॉक्स में लिखिए कि इस साल एमडीआरटी का टारगेट क्या है। मैं भी चैट बॉक्स देखूंगा, और कितने लोग इसको लिख पाएंगे। जो वीडियो ऑन किए वो भी लिखिए, जो नहीं लिख किए हैं वो भी लिखिए। बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा आज, बहुत कुछ मिलेगा। एमडीआरटी का कमीशन टारगेट, चूंकि अपना पॉकेट में क्या आता है, कमीशन, करेक्ट। वी आर ऑल गैदरिंग किए हुए हैं कमीशन के लिए। तो चैट बॉक्स में लिखिए कि इस साल का एमडीआरटी का टारगेट कितना है, क्वालिफाइड टारगेट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। कमीशन, देन आई विल गिव यू कैन कैलकुलेट द सम एश्योर्ड, सॉरी प्रीमियम। कमीशन की बात कर रहा हूं। होस्ट विल एंड इन 4 मिनट्स। हेलो सर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ अंकल जो आप वापस कनेक्ट करिए। हाँ, उसमें लिंक हुआ। अच्छा, फिर से चालू किए हैं। हाँ 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 ओके ओके, ठीक है। सब लोग ज्वाइन कर गया, ज्वाइन है सर वो लोग। एक मिनट, हाँ लोग ज्वाइन है। आप ज्वाइन करिए। अच्छा, 1991। मेरे ख्याल से एक्चुअली मोबाइल से वो ऑन हुआ था ना, हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल ये हुआ तो अच्छा अच्छा, मोबाइल आप ऑफ किए थे क्या? ओके, हाँ, आपका अभी तक दिख रहा है। आ गया आ गया आ गया अभी आपको पोस्ट कर रहा हूँ मैं। आ गया आ गया, यस यस यस, ओके ओके, ठीक है ठीक है। टेक्निकली होता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग हैं ना, सब मैनेज कर लेंगे। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ,
तटकरी सर। 1 सेकंड। चैट बॉक्स में लिखा भी नहीं जा रहा सर। चैट बॉक्स भी ऑन कर दीजिए सर। हाँ कर रहा हूँ। हाँ 1 मिनट फ्रेंड्स, सब सेट हो जाएगा। यस हाँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, सब सेट हो जाएगा, डोंट वरी। और फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक जो लोग हो सके वीडियो ऑन कीजिए। बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनसे हो सके तो ऑन कीजिए। चैट बॉक्स ऑन हो गया सर? ऑन हो गया। ओके नाइस। तो फ्रेंड्स पहले रिकॉल कीजिए कि अभी जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ। एमडीआरटी सिर्फ एक बात याद रखेंगे तो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी एवरीथिंग यू कैन कीप रिमेंबर। ओनली वन अपना फिगर, टारगेट जो है, गोल, वो याद रखना है। वो कितना है लिखिए। मैं देखता हूं कितने आदमी करेक्ट लिखते हैं, क्योंकि जो आपके मन दिमाग में है ना, वही आपके सामने आएगा। करेक्ट? एग्री? कितना कमीशन एमडीआरटी के लिए चाहिए? गुड, प्लीज पार्टिसिपेट फ्रेंड्स। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 13,02,500 इज द राइट आंसर। लिख लीजिए। फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के अंदर 13,02,500 इसको जहां भी आप बैठते हैं, सामने जैसे आप टेबल कुर्सी लगा हो उसके सामने ये बड़ा अक्षर में नीचे डेट, उसके नीचे डेट लिखना है कि किस डेट में। 1 मंथ मिनिमम, 1 मंथ एडवांस टारगेट लेना है। कुछ लाना 1 मंथ एडवांस, थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मंथ एडवांस लेना है। ये इसलिए बताया हूं कि जब तक गोल नहीं होगा तो फिर कहां जाएंगे, गोल गोल घूमेंगे ना। तो गोल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बताया हूं। ऑफ कोर्स बहुत सारा लोग जानते होंगे। और ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन सेशन की ओर। तो पहला है प्रोस्पेक्टिंग। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? करेक्ट? राइट फ्रेंड्स? तो प्रोस्पेक्टिंग पहले कैसे करना है, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि शुगर केन का फैक्ट्री कितने लोग देखे हैं? ये शुगर केन का फैक्ट्री है जहां वो मिल में शुगर केन की तैयारी होती है और प्रोसेसिंग होता है। जहां आप लोग चीनी खाते हैं ना, हम लोग, वो चीनी बनने की ये फैक्ट्री है। आपको पता होगा कि ये 12 महीना के लिए 12 गांव को टारगेट करता है। हर गांव में 1 महीना में 1 साल 1 महीना के लिए उसका रॉ मटेरियल शुगर केन उस गांव से आता है, और 3 महीना एक्स्ट्रा उसका होता है जो शुगर केन 3 मंथ्स एक्स्ट्रा होता है, जो कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो दे कैन मेंटेन द रॉ मटेरियल। तो ये शुगर केन की मिल को चलाने के लिए 12 से 15 गांव को टारगेट करके वो इकट्ठा करके और वो उनका रॉ मटेरियल तैयार करता है। मटेरियल कम, ये फैक्ट्री चलाने के लिए 4M की जरूरत होती है। 4M, मैन, मशीन, मनी और रॉ मटेरियल। लेकिन अगर सब कुछ रहे, मैन भी रहेगा, मशीन भी रहेगा, मनी भी रहेगा, और अगर उस मिल के लिए रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या प्रोडक्शन तैयार होगा फ्रेंड्स?
प्रोडक्शन तैयार होगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे रॉ मटेरियल के लिए प्रोस्पेक्टिंग होना बहुत जरूरी है। अब प्रोस्पेक्टिंग जब आप करेंगे तो कहां करेंगे, कैसे करेंगे? करेक्ट फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग आज इंडिया में 145 करोड़ आबादी है ना, 145 करोड़ आबादी है। और आप बोलेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग नहीं मिलता है। बस स्टॉप पे खड़ा होइए, कितना प्रोस्पेक्टिंग है? आप मॉल में जाइए, कितना प्रोस्पेक्टिंग है? कोई गांव में जाकर के कोई सामूहिक समाज सेवा का कुछ इवेंट कीजिए या कुछ प्रोग्राम कीजिए, कितने लोग आते हैं? तो प्रोस्पेक्टिंग हर जगह है। लेकिन जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो प्रोस्पेक्टिंग के साथ एक मंत्र मैं देता हूं, जो आप लिख लीजिएगा, इधर नहीं है। वो प्रोस्पेक्टिंग के साथ एक मंत्र है मनी, MANI। इसको लिखिए, मनी। मनी में क्या होता है कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो किस इंसान को मैं प्रोस्पेक्ट करूं ताकि मुझे वो MDRT, COT, TOT करने में हेल्प करे। अच्छा, एक और फॉर्मूला देता हूं कि एक इंसान का अगर मान लिया जाए इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ है, तो लाइफ इंश्योरेंस में उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी लिख लीजिए। एवरी 6 मंथ्स में एक प्रीमियम होना चाहिए। इनकम का 6 मंथ्स का एक प्रीमियम होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड लेवल पे, अगेन ये वेरीज करता है फैमिली पे, एज पे, इनकम पे, लाइबिलिटी पे, वो सब सारे वेरीज करता है, मगर स्टैंडर्ड है 6 मंथ्स का इनकम, 1 मंथ प्रीमियम उसको डालना चाहिए। तो अगर 1 लाख रुपया उसकी इनकम है तो 2 लाख रुपया मिनिमम वो डाल सकता है। डिपेंड ऑन द फैमिली साइज, यू कैन इंक्रीज मोर ऑल्सो। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो वैसे आदमी को प्रोस्पेक्ट करेंगे जो हमारे काम में आए। तो उसके लिए एक मंत्र देता हूं, वो है मनी, MANI। जब भी आप प्रोस्पेक्ट करेंगे, यस सर, ओके, समबडी इज कॉलिंग। ओके, तो जब आप प्रोस्पेक्ट करेंगे तो उसमें एम मतलब मनी, सोर्स ऑफ मनी उस इंसान का होना चाहिए। अगर वो इंसान का इनकम ही नहीं है तो हम प्रोस्पेक्ट करके क्या करेंगे उनको? वो कौन सा पॉलिसी देगा? करेक्ट। तो पहला एम का मतलब है मनी, मतलब मनी का है उसका इनकम होना चाहिए। दूसरा का है ए का मतलब है कि उसके घर में कौन अथॉरिटी है जो इन्वेस्टमेंट सेविंग का पावर लेता है, जिसका पावर चलता है। अब ये इसलिए कि सपोज हस्बैंड बेचारे कमाते हैं और उनकी वाइफ सारा डिसीजन लेता है, आप 3 महीना तक घूमिए उसके पास, क्या होने वाला है? फाइनल आप जो है डिसीजन मेकर के पास पहुंचे नहीं तो आपका पॉलिसी क्लोजिंग नहीं होगा। तो आपको एनालाइज करके फाइंड आउट करना है बातें बातों में कि उनके फैमिली में कौन डिसीजन मेकर है। आपको पूछना भी है कि सर, जब कोई आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं तो आप लेते हैं डिसीजन या मैडम लेती है? तो वो बोलेगा नहीं मैडम लेती है। तो ठीक है सर, फिर जो भी है बातचीत करने के बाद ऐसा करते हैं, एक दिन वैसा प्लान कीजिए ताकि हम मैडम और आपके दोनों को मिलके हम समझा देते हैं, तो डिसीजन भी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रेंड। दूसरा है एन और तीसरा एन है। ये एन का मतलब हुआ, अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस कितने सालों से आप लोग हैं? चैट बॉक्स में लिखिए जरा। एन को समझाने के लिए बोलना पड़ा मेरे को। जो भी हो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, थैंक यू, एक हाईएस्ट मिले हैं, वेरी गुड, अच्छा लगा। 29 इयर्स एक कैंडिडेट लिखे हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन करूंगा कि सर आप 29 ईयर से हैं, लेकिन आज तक कोई बोला आपको कि लाइफ इंश्योरेंस हमको चाहिए, आप मेरे को लाइफ इंश्योरेंस करा दीजिए? नहीं होता है। मुझे भी 27 ईयर्स है,
और विडम्बना की ये बात है कि जो आपको पूछेगा उसको हम कर ही नहीं सकते हैं। मीन्स जब उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ हेल्थ इशू है, तो उनको इंश्योरेंस की वैल्यू और महत्व पता आता है, उस समय पूछेंगे करा दो। ऐसे जब तक वो स्वस्थ है वो नहीं। तो ये इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, एन का मतलब है नीड क्रिएट करना पड़ेगा। हमें ही फैक्ट फाइंड आउट करना है और हमें ही बताना है कि उसका नीड कहाँ है। ऐसा कोई नहीं होगा कि आपको आकर के सामने से बोलेगा, जो कब बोलेगा उसको आप दे नहीं पाएंगे। तो नीड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एन का मतलब समझ गए, तीसरा हो गया। चौथा है आई, मनी। आई का मतलब है इंश्योरेबल। इंश्योरेबल मतलब एज के वर्सेस, उनका जो भी एज है या जो भी मैं सम एश्योर्ड के लिए उनको बात कर रहा हूं, उसके प्रोपोर्शनल में उनका हेल्थ बैकग्राउंड कैसा है, उनका हेल्थ कैसा है। अगर आप जब प्रोस्पेक्ट करेंगे, सस्पेक्ट करेंगे और जब अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, तो ये मनी का आइडिया दिमाग में रख करके अगर आप करेंगे तो आपका 50% काम उधर हो गया। ये आपको प्रोस्पेक्टिंग में लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स, लेट मी हैव ए लुक। सुपर। थोड़ा बेस ग्राउंड है लेकिन जरूरी है, क्योंकि सब तरह के एडवाइजर हैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच। सब तरह के एडवाइजर हैं। आप अगर मनी को अपने दिमाग में रखेंगे तो 50% आपका काम हो गया। 50% और है, एक DCC फॉर्मूला है। कितने लोगों को पता है DCC फॉर्मूला? हमारे बिजनेस के लिए सुपर चीज है DCC फॉर्मूला। कितने लोगों को पता है? अच्छा, कितने लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? F लिखिए, DCC फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए आप लोग जरूर नोटबुक लिख रखिए। DCC का फॉर्मूला है, D इज इंडिकेट डिसिप्लिन, D इज इंडिकेट डिसिप्लिन, C इज इंडिकेट कमिटमेंट, किस तरह का कमिटमेंट? कंसिस्टिंग कमिटमेंट। और एडवाइजर के लिए एक दूसरा सी है और वो है कम्युनिकेशन। एडवाइजर का सबसे तगड़ा पिलर है कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी सर्विस का काम लेते हैं या नए काम होता है, पुराने होता है, आप समझ रहे हैं कि मैं कर रहा हूं और आप कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप कस्टमर को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो उनके नजर में क्या होगा कि मेरा तो काम अभी तक हुआ नहीं है, कुछ लेके गया कुछ किया नहीं है। इसीलिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। मैं व्हाट्सएप में एक आइडिया देता हूं, जो अगर करते होंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं ये करता हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा और कस्टमर के दिल में आपको जगह बनाने में बहुत बड़ा काम आएगा। और वो है कम्युनिकेशन में एक होता है, जब कोई भी मैसेज देखते हैं, जब कोई भी मैसेज को हम पढ़ते हैं तो उसको रिएक्ट होना जरूरी है। रिएक्ट मतलब मौजी से कीजिए या कुछ आप लिख दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो रिएक्ट होता है। दूसरा होता है, पहला रिएक्ट होता है, दूसरा रिप्लाई होता है। अगर कोई चीज कुछ पूछा है और आप रिप्लाई नहीं किए तो वो क्या समझेगा? करेक्ट है फ्रेंड। और तीसरा रिएक्ट होता है, और वो रिएक्ट का मतलब अगर कुछ कमेंट आपको करना है, कुछ डिटेल देना है। ये 3 कम्युनिकेशन जो है व्हाट्सएप में जरूर आप लोग यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन के थ्रू बाइंडिंग होगा और बाइंडिंग के थ्रू आपका रिलेशन बिल्ट होगा। और अपना बिजनेस रिलेशन और इमोशन पे होता है।
कितने लोग इस बात पर एग्री हैं कि अपना धंधा रिलेशन और इमोशनल पे होता है? थैंक यू वेरी मच। ये सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत दूर ले जाएगा। प्रोस्पेक्टिंग के बाद अब हम लोग जाते हैं, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी से मैं स्टार्ट करूंगा। एमडीआरटी के कैसे हम माइंडसेट चेंज करते हैं, उसके लिए मैं एक छोटी सी बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एक बार्बर का दुकान था, वहां लिखा था गॉड मेड मैन वी मेक जेंटलमैन। तो उस रास्ते से एक जेंटलमैन क्रॉस कर रहे थे, बहुत सारे जेंटलमैन क्रॉस किए, जिनका एज करीब 75 के ईस्वी के था। तो 75 ईस्वी में आप समझ सकते हैं कि 75 साल वाली उम्र का क्या ऊपर में कितना बचा होगा। तो करीब उनके पास 18-19 बाल था। तो लेकिन उस अच्छे वाईफाई सैलून था, तो उधर सब लोग क्यू में थे, तो ये भी क्यू में रहे। और इसके बाद जब इनका नंबर आया तो बार्बर मास्टर बोला कि सर व्हाट आई कैन डू, मतलब मैं सर क्या करूं, शेल आई कट इट और काउंट इट। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, शेल आई कट इट और काउंट इट। तो जेंटलमैन बोले कि कलर इट। क्या बोले? कलर इट। कितने लोगों को पसंद आया ये स्टोरी? अंडरस्टैंडिंग हुआ? उनके पास 18-19 हेयर था सर पे। तो जब बार बार बोला कि सर शेल आई काउंट इट और कट इट, तो जेंटलमैन बोला कलर इट। तो फ्रेंड्स, ये है माइंडसेट। उसको क्या नजर आ रहा था कि मैं कट कर दूं या काउंट कर लूं, लेकिन इनको पॉजिटिव साइड में क्या था कि नहीं, तुम्हें काउंट भी नहीं करना है और कट भी नहीं करना है, इसको कलर करने के लिए मैं आया हूं। तो फ्रेंड्स, चेंज योर माइंड सेट, नथिंग टू बी वरी। जस्ट 4.5 month हुआ है, स्टिल लॉट ऑफ टाइम आर देयर। एवरीबडी कैन अचीव योर MDRT because this is the topic is MDRT 2026. So mend the mindset, work out the जितना भी आज के दिन में कमीशन हुआ, कल आप अपने ब्रांच से लीजिए और माइनस कीजिए 13,02,500 में, और बैलेंस यू कैन वर्क इट। इन लास्ट में मैं दूंगा कि कैसे इसको अचीव भी कर सकते हैं सिंपल वे में। गेटिंग फ्रेंड्स, हाउ यू फीलिंग दिस? कुछ सीखने के लिए मिल रहा है? चैट बॉक्स में जरा लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं एक ऐसे HNI क्लाइंट है। अब HNI क्लाइंट कैसे होता है, कहाँ मिलता है, वो सब के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो ऐसे एक HNI क्लाइंट से चल रहा था, क्योंकि वो सब उतने इजी से नहीं मिलते हैं, थोड़ा समय लगाना पड़ता है। तो समय मिलने के बाद अपॉइंटमेंट हुआ। अपॉइंटमेंट होने के बाद उन्होंने सॉरी गिल्टी फील किया कि पंडित जी, मैं काफ़ी दिन से आपको टाल रहा था और मिल नहीं पा रहा था। आई एम टेलिंग अबाउट दिस जेंटलमैन। तो इनका हैप्पी फैमिली था। मैंने बोला कि सर आप, मुझे अच्छा लगता है बिजी आदमी से मीटिंग में करने में, लेकिन आप इतना बिजी हैं, फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो मैं जान सकता हूं कि इतना बिजी आप किस लिए हैं?
तो बोले कि पंडित जी, आई हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन साइड इज फैमिली, अनदर साइड इज बिजनेस, सो बोथ साइड इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स वाई समटाइम्स आई एम नॉट गेटिंग टाइम, नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू। आई सेड फाइन, डेफिनेटली विल डू समथिंग। चूंकि फ्रेंड्स अपना सेल दो कारण से होता है, आइदर फियर हो या ग्रीड हो। अगर फियर और ग्रीड नहीं है तो सेल नहीं होगा। तो मैं बोला कि सोचा कि अब ये जेंटलमैन को मैं और क्या सिखा सकता हूँ ग्रीड के मामले में, चूंकि एक ऑलरेडी बिजनेसमैन है एंड रियली इज ए अचीवर, सो व्हाट टू डू। मैं बोला कि सर, हाउ मेनी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एग्जिस्टिंग ऑन ह्यूमन लाइफ, तो कितने प्रकार का इंसान के ऊपर रिस्क होता है। अच्छा, किसी लोगों को पता है कि कितने प्रकार का रिस्क होता है? और बड़े लोगों को मिलकर के ये सब बातें करेंगे ना, तभी उसको अच्छा और पसंद आएगा। तो जरा चैट बॉक्स में लिखिए कि कितने प्रकार का रिस्क होता है, इफ समवन नो। थैंक यू, वेरी गुड पार्टिसिपेट। कितने प्रकार का रिस्क होता है फ्रेंड्स? गुड पार्टिसिपेट, बट आई एम सर्चिंग सम राइट आंसर। मैं ढूंढ रहा हूं कुछ राइट आंसर मिल जाए। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेट। लिख लीजिए, 6 प्रकार का रिस्क होता है। 6 प्रकार का रिस्क होता है, जिसमें पहला जो है, फर्स्ट जो है, वो मैन मेड है। फर्स्ट रिस्क इज मैन मेड एंड 5 रिस्क इज गॉड मेड। 5 रिस्क इज गॉड मेड। तो मैन मेड also can be managed if you have planned the God made। और गॉड मेड को अगर आप इग्नोर किए तो मैन मेड का बना हुआ 100% डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे पहला है मेजर एक्सीडेंट, सेकेंड इज डिजीज, मेजर डिजीज आफ्टर कोविड हैज इंक्रीज, थर्ड इज एजिंग, एज, आप क्लॉक को रोक सकते हैं लेकिन एज को नहीं रोक सकते हैं, और अपना बर्थडे को भी रोक नहीं सकते हैं। हर साल आप सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। और चौथा है उसके 1000 रीजन के बावजूद भी, पूरे प्रिकॉशन के बाद भी डेथ। और आप जितना प्लानिंग है कर लीजिए, लेकिन कभी कभी लाइफ में इमरजेंसी आ जाता है। और वो 5वां है इमरजेंसी फंड सपोर्ट। अब बताइए फ्रेंड्स, ये 5 रिस्क हमारा लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट करता है कवर या नहीं करता है? अब आप लोगों से पूछता हूं, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट बताइए जिसमें ये 5 रिस्क कवर करे और हमारा पैसा डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स रिटर्न करे। ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट है तो मेरे को बताइए, मैं भी आप लोगों से ले लिया करूंगा। Yes, death, disability, business, band, home, risk. Can you share someone who ये 6 रिस्क कवर करेगा? मैं भी बता रहा हूं, 5 तो बताया, 6 रिस्क भी कवर करेगा। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमारा 6 रिस्क कवर करे और हमारे गारंटेड फंड रहे, और हमें जिस काम के लिए रखा है पैसा, जिस काम के लिए मैं काम के लिए पैसा को सजोड़ा है, उस काम पे हमें पैसा मिले। फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे बिजनेस में हैं जो काम के साथ साथ हम लोग समाज, घर परिवार को बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं।
कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जहां इतना बड़ा सहयोग अपने समाज परिवार के लिए कर सकता है। एक और बात बताता हूं, ये 27 इयर्स में जब कोई घटना होता है ना, तो सिर्फ एक ही इंसान नजर आता है और वो है लाइफ इंश्योरेंस। उस क्राउड में सिर्फ लोग एक ही इंसान से बात करता है और वो है लाइफ इंश्योरेंस से। मैंने बहुत सारी क्रिमेशन और डेथ में अटेंड किया हूं। ये इतनी बड़ी ताकत इस प्रोफेशन में है। उस दिन सारे थकावट, सारे प्रॉब्लम्स, सारे कठिनाइयां सब दूर हो जाता है। किन्हीं का अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। और उस दिन लगता है कि नहीं, हम समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक ही इंसान है जो उस पैसे को रिप्लेस करा सकता है और वो है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। जिस परसेंटेज में हो, जैसा इनकम हो, उस अनुसार से कैनवास कीजिए, लोगों को बताइए। तो मैंने इस फैमिली से पूछा उनको कि सर, आर यू बिजी विद द प्रोफेशन, बट डू यू नो दिस 6 रिस्क विच कैन डिस्टर्ब योर लाइफ? तो बोलता है नहीं पता है। मैंने उनको बताया। और फ्रेंड्स, जहां 5 रिस्क गॉड मेड है, अगर आप 5 रिस्क को प्लानिंग कर लिए ना, तो आपके प्रोफेशनल रिस्क में भी ये बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम। तो उन्होंने बोलेगा आई डोंट नो सर। एंड फ्रेंड्स, आई हैव गॉट 10 crores coverage and the premium of 54 lakh rupees annum. With this same dialogue as it is, you can imagine even today also 1 MDRT. This target also, it is happened 3 years ago. Correct friends? So this aspect depend on your customer. और ये सब मंत्र सबको काम करता है, छोटा हो या बड़ा। ये 6 जो मंत्र है, इसको आप बताइए लोगों को। रिस्क एनालाइज कराइए। नीड में मैंने क्या बताया एंड में, वी हैव टू एनालाइज द नीड। उनको करके बताना पड़ेगा। जब हम नीड एनालाइज करके बताएंगे तो उनकी तीसरी नेत्र ओपन होगा। नहीं चलता है ना, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस का चीज है नहीं। हम लोग क्या एक्सपीरियंस दे सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ एक्सपीरियंस का कोई बात ही नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। तो उनको हम ये बोल करके एनालाइज कर सकते हैं। यस, दीज आर द रिस्क आर देयर, सो प्लीज डू बिफोर एनीथिंग गोज रॉन्ग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कितने लोगों के कांटेक्ट में बिल्डर्स है? मैं एक HNI आज के दिन में जहां भी देखिए 2 ही मार्केट चल रहा है, एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और दूसरा है प्रॉपर्टी। सर रिपीट प्रॉपर्टी सर रिपीट कीजिए ना। 5 रिस्क, सर रिपीट कीजिए ना। गॉड रिस्क, गॉड रिस्क। क्या रिपीट करूं सर? 5 गॉड रिस्क, जो अलग अलग रिस्क है ना, जो अलग अलग रिस्क है ना। ओके ओके, ठीक है। पहला है डिसेबिलिटी, मेजर एक्सीडेंट। दूसरा है डिजीज, मेजर डिजीज। तीसरा है एजिंग, बर्थडे होते रहेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। चौथा है 1000 रीजन ऑफ डेथ एंड 5वां है इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो अब हम HNI की बात करते हैं। बिल्डर्स के पास कैश फ्लो होता है, बिल्डर के पास हाईएस्ट कैश फ्लो होता है फ्रेंड्स। क्योंकि आज डिपेंड ऑन द एरिया, डिपेंड ऑन द टाउन, डिपेंड ऑन द शहर, लेकिन ऑन एवरेज अगर 2 BHK कहीं भी लेंगे तो मोर देन 50 लाख 60 लाख रुपए से कम का कोई भी बिल्डर नहीं दे सकता है। क्योंकि कॉस्ट मटेरियल इंक्रीज हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर होता है कितना स्पेस छोड़ा है। तो मुझे काफी दिन से एक बिल्डर से इस तरह से प्लानिंग चल रहा था,
तो मैंने एक बिल्डर को पूछा कि सर, चूंकि क्या है ना, उनके लैंग्वेज में उनकी बातें करेंगे तभी उनको समझ में आता है। तो मैंने बोला कि सर, इतने हाई राइज बिल्डिंग बना हुआ है, तो क्या आप जमीन पे बनाए या पेपर पे बनाए? तो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो पंडित, जमीन पे थोड़ी ना बनता है, पेपर पे बनता है। मतलब जमीन पे बनता है, पेपर पे थोड़ी ना बनता है। हमने अच्छा, तो ये मतलब सरफेस जो है उसी से बना या नीचे डेप्थ भी करना पड़ा है? तो बोलता है कि वो डिपेंड करता है कि कितना फ्लोर है। जितना फ्लोर हाई राइज होता है उतना फ्लोर के अनुसार से प्रोपोर्शनली नीचे बेसमेंट बनाना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा उनको ऐसे ही मजाकली बोला कि सर, क्या होगा अगर फ्लोर से रहा तो हाई राइज किया तो बिल्डिंग को क्या हो सकता है? बोला है नहीं, गिर सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। वो कंप्लायंसेस जो फिल करना पड़ता है रेशियो के अनुसार, वैसा करना पड़ता है। ओके फाइन। तो फिर मैंने उनको दूसरा क्वेश्चन बोला कि सर, अभी आप इतना हाई राइज बिल्डिंग बनाए और लिफ्ट भी लगाए और स्टेयर केस भी लगाए, तो स्टेयर केस भी जाने का है, ऊपर चढ़ने का है, और लिफ्ट भी चढ़ने का है, तो ये दोनों में एरिया कितना लगा और कॉस्ट किसका ज्यादा है? तो बोलता है कि कॉस्ट तो लिफ्ट का ज्यादा है और स्टेयर केस का कम है, और एरिया भी लिफ्ट कम लेता है और स्टेयर केस ज्यादा लेता है। तो जब आप कॉस्ट भी ज्यादा लगाए, एरिया भी बचाए, और आपने अच्छे क्वालिटी का लिफ्ट लगाए, तो फिर आपको स्टेयर केस लगाने की क्या जरूरत है? चूंकि क्या है फ्रेंड्स, वो ये समझता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है और इसके सामने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हकीकत है कि उनका सारा प्रोजेक्ट बैंक में प्लस होता है। चूंकि एक प्रोजेक्ट आधा होता है, 2 प्रोजेक्ट रेडी कर लेता है, उनके पास किधर है लिक्विडिटी वो स्टार्ट करने के लिए? सारा प्लस होता है। ये बैकग्राउंड मुझे समझने में थोड़ा समय लगा। उसके बाद बोला कि सर, आप जब स्टेयर केस बनाए तो उसी मटेरियल से आप बिल्डिंग बनाए, तो क्या ये स्टेयर केस बनाए, लिफ्ट क्यों लगाए? उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगा, इसका मतलब ये मटेरियल ठीक नहीं था क्या? बोले क्या बात करते हैं, उसी मटेरियल से बनाना है? अच्छा, उसी मटेरियल से बना तो फिर लिफ्ट क्यों लगाया इतना महंगा? मतलब अगर 20% में स्टेयर केस बना तो 100%, मतलब अगर 10 रुपया में स्टेयर केस बना तो 100 रुपया लगा लिफ्ट लगाने में, तो इतना आप कॉस्टली क्यों इन्वेस्ट किए इधर? बोला नहीं, वो तो करना पड़ता है ना, लग्जरी है, हाइट चढ़ने के लिए कैसे जाएगा लोग, हमने करना पड़ता है। और उनका ऑफिस 10 फ्लोर पे था, 10th फ्लोर पे। हमने सर, अभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप लिफ्ट से जाएंगे? अगर सपोज कुछ फायर की प्रॉब्लम हो गया, तो भगवान ने करे ऐसा हो, लेकिन लिफ्ट का प्रॉब्लम हो गया, फायर का कुछ हो गया, तो आप लिफ्ट से जाएंगे या स्टेयर केस से जाएंगे? बोला कि नहीं, मुझे तो इसीलिए तो एग्जिट इफ एनी फायर हैपन यू एग्जिट फ्रॉम स्टेयर लिखा हूं। तो हम बोले सर, जब आप लाइफ में फायर होता है तो आप स्टेयर केस लगाए हैं, लेकिन जब आपके पर्सनल लाइफ में कोई फायर हो गया, बिजनेस में फायर हो गया, तो कौन सा स्टेयर केस बनाए? बोलता है फ्रेंड्स, समझ में नहीं आया। हमने सर, अगर अभी 10 फ्लोर से हमें वक्त लगा कि न स्टेयर केस से भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, और बिल्डिंग से बाहर में हर एक 2 फीट पे अगर आपको नेट लगा के रख दूं, तो कौन सा आसान लगेगा आपको? बोलता है नेट विल बी बेटर। हमले सर, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, एंड ये नेट आपके पर्सनल लाइफ और बिजनेस दोनों जगह काम आएगा। आप इस नेट को लगा लीजिए लाइफ में, तो बिजनेस में अभी कभी आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।
और फ्रेंड्स, with this help, with your all blessing, 50 lakhs premium is collected 2 years back. Builder was there with the combination of traditional plan and we have given them, secure them business as well as personal life also. So friends, when you touch with the concern, these are the things is there. अब बहुत सारे लोग, मैं एक और कॉन्सेप्ट लेता हूं, बहुत सारे लोग नहीं समझ में आता है कि क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, ऐसे तो थोड़ी होता है, लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। तो एक ज्वेलरी वाले से मुलाकात हुई, ज्वेलरी बिजनेसमैन से। तो मैंने उनको बोला कि सर, आप अपने शॉप में कितने लॉक लगाते हैं? तो उन्होंने बोला कि 5-6 लॉक मिनिमम होता है पंडित जी। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि गोल्ड शॉप में या ऑर्नामेंटल में 5-6 मिनिमम लॉक देवी पता है आप लोगों को? तो मैंने उनको बोला कि सर, इतना लॉक लगाते हैं तो फिर ये काम है, लॉकर का क्या काम है? तो उन्होंने बोला कि क्या बात करते हैं पंडित जी, गोल्ड है ना, फिर उसको लॉकर में ही रखना पड़ता है ना। गुड। तो गोल्ड को जब आप लॉकर में रखते हैं तो गोल्ड को क्रिएटर जो है उसको कहां रखना है? गोल्ड के क्रिएटर को कहां रखना है? जब मैंने पूछा तो बोलता है कि सर समझ में नहीं आया। तो लॉकर में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका वैल्यू है, और जो वैल्यू क्रिएटर है उसका क्या वैल्यू है? जब मैं बोला उनको कि क्रिएटर जो है उनका क्या वैल्यू है, तो बोलते हैं कि पंडित जी मेरे पास है ना 5 लाख का, 5 लाख का पॉलिसी है। हमने सर 5 लाख पर मंथ का? बोलता है नहीं सर, मेरे पास 5 लाख का पॉलिसी है। अच्छा, बोली गुड। आप पे कितना करते हैं? 2000 का महीना 2000 का। मैंने बोला कि सर, आप लॉक भी लगाते हैं, लॉकर भी रखे हैं, और वैल्यूएबल आइटम को आप गोल्ड में मतलब लॉकर में रखते हैं, और उसका इसलिए लॉकर में रखते हैं ताकि उसका वैल्यू है, लेकिन जो सामने क्रिएटर है उस वैल्यू को, उसका सिर्फ 5 लाख वैल्यू है। बोलता है समझ में नहीं आया। और फ्रेंड्स, उनका मैंने 20 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला। सो थैंक्स, गिव बिग अप्लॉज टू पहले वाले एजेंट जिन्होंने उनको मंथली 2000 देकर के 5 लाख का इंश्योर किया था, और उस कारण से चूंकि उन्होंने ही उनको बताया और मैंने उसको अपग्रेड किया और मैंने 20 करोड़ का इंश्योरेंस किया। तो दैट इज कॉल्ड द नॉलेज अपग्रेड फ्रेंड्स। थैंक यू अविनाश जी, हम लोगों को रेगुलर अपग्रेड करते रहते हैं और आप लोग अपग्रेड के लिए जुड़े हुए हैं। सो बिग बिग अप्लॉज योर सेल्फ, कीप अपग्रेड, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक अपग्रेड नहीं होंगे तो मार्केट में वैल्यू नहीं बनेगा। और दीज आर द लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अपना टॉपिक ही था कि आप जो करते हैं उसको शेयर कीजिए। अब देखें ना फ्रेंड्स कि 2000 रुपया का महीना और वो 20 करोड़ में कैसे कन्वर्ट होता है। सो दीज द आइडियाज। उसको क्या किया मैंने, सिर्फ रियलाइजेशन कराया ना कि आपका वैल्यू क्या है। क्रिएटर का भी तो कोई वैल्यू होता है। राइट फ्रेंड्स,
समथिंग गेटिंग हाउ टू टॉक विद द कॉन्सेप्ट न्यू पर्सन, लग रहा है कि कैसे बात करना है, कैसे बात किया जाता है। अब एक कैटरिंग, जैसे कोई भी फंक्शन करते हैं तो कैटरिंग की हेल्प से ही हम लोग को कर पाते हैं फंक्शन, करेक्ट। तो मैंने कैटरर से मिला और उनको पहले अप्रिशिएट किया कि सर आपका आज मुझे, हम लोग भी सब जाते होंगे, करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करना है आप उसको थोड़ा समझेंगे। तो ये साउथ का एले उटा बोलता है इसको, मतलब बनाना पे लिफ्ट पे रख करके खाना खिलाया जाता है। इट वाज द फैंटास्टिक फूड। ये इवेंट जिसको एले उटा बोलता है उसको बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत से माना जाता है और इट वाज ग्रैंड सक्सेस बोला जाता है फंक्शन को। तो इस ग्रैंड सक्सेस में मैंने भी शामिल था। उनको अच्छा कैटरर, इट वाज गुड कैटरर। मैंने उनको बोला कि सर आपका सुपर फूड आपने हमको खिलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके एक दिन शॉप में आके मिलना चाहता हूँ आपके ऑफिस में। बोला ठीक है आ जाइए। लंच के समय गया फ्रेंड्स। तो लंच के समय जाने के बाद मैंने उनको बोला, तो बोला नहीं ठीक है आप लंच पे आ गए तो लेट अस हैव टुगेदर फूड। हमने ठीक है डन। तो चूंकि मुझे कॉन्सेप्ट वाइज उनको समझाना था कि लाइफ इंश्योरेंस का क्या वैल्यू होता है, कैसे लिया जाता है, तो मैं इसे बातें बात में पूछा कि सर आपका कुछ इंश्योरेंस वगैरह, आपके इतने एम्प्लॉयज हैं, करीबन 100 एम्प्लॉयज फॉर सर्विंग एंड कुकिंग वो सब लगा करके। तो मैं बोला कि सर आपके इतने एम्प्लॉयज हैं, आप इतने मैनेज करते हैं, तो आपका कुछ लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है? बोले हाँ है, बहुत है, 3-4 है। बोले वाह वेरी गुड सर, कंग्रेचुलेसन, आपके पास 3-4 है। लोग तो एक भी नहीं करते, आप 3-4 कर रहे हैं। हाँ है सर, अच्छा है। बोले गुड। फिर मैंने पहुंचने के बाद उनको बोला कि लाइट सर, तो हम लोग थोड़ा आप दिखाएंगे क्या है। तो फ्रेंड्स 1-1 लाख का 3 पॉलिसी, कितना है? बहुत है, 3 पॉलिसी है, 1-1 लाख का 3 पॉलिसी। अब आप समझ रहे हैं ना, पहले चलता था ना 1 लाख पे 3 करेंगे तो ये गिफ्ट मिल जाएगा 3 पॉलिसी पे, तो वैसा मामला था। 3 पॉलिसी, बहुत अच्छा। तो बोला कि पंडित जी आप कुछ बताइए नया क्या आया है। हमने सर नया तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप आज आपका फूड टेस्ट करूंगा फिर से, अभी आप क्या बनाए हैं। बोलता है ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। हमने बहुत अच्छा, मेरे लिए भी सौभाग्य है कि मैं आपके साथ लंच करूंगा, दोनों आदमी साथ में लंच करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर सारे व्यंजन आया, परोसा गया। मैं बोला एक काम कीजिए सर। क्या करें? हमने एक काम कीजिए, पिकल के जगह पे राइस डालिए और राइस के जगह पे पिकल डालिए। बोलता है क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, आज आप ठीक मूड में है ना? बोले हाँ मैं तो ठीक मूड पे हूं, अच्छा है मेरा मूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या बात कर रहे हो, खाना तो के लिए राइस चाहिए ना, आप बोल रहे हैं पिकल, उतना पिकल खा पाएंगे क्या? बोले हाँ सर यही तो हम भी आपको समझा पा रहे हैं, यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि जो जिस मात्रा में होना चाहिए वही मात्रा में लेना चाहिए। और आप मेरे को बोल रहे हैं कि आप पिकल खाओ राइस के बदले, तो कैसे चलेगा? बोला कि नहीं समझा। हमने सर वही तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अच्छा आप भी अभी अगर आप सही से खिलाएंगे तो क्या करना होगा? बोलिए नहीं पिकल थोड़ा सा होगा, राइस जो आप लेंगे पूरा ले लीजिए और रोटी दाल ये सब सब है, थैंक यू। तो फिर खाना खाए फ्रेंड्स, फिर उनको एक बार और थैंक यू बोले। बोले सर अभी जो राइस की मात्रा है वो अगर पिकल उसके जगह पे डालेंगे तो जिंदगी चलेगी क्या, और जिंदगी में स्वाद आएगा क्या? बोला नहीं सर स्वाद नहीं आएगा। तो सर आप बताइए कि आपको भरपूर खाने के लिए राइस चाहिए
और उसके जगह पे आपको पिकल है, तो आपका कैसे चलेगा लाइफ? फिर फ्रेंड्स फैक्ट फाइंड करके मैंने एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस दिया, ये रिसेंटली बात है, और साथ में उनके पूरे एम्प्लॉयज का भी बातचीत चल रहा है। तो ये पावर है कि कॉन्सेप्ट से आप कैसे समझा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने से उनके दिल और दिमाग में दोनों जगह में पहुंचता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, यू हैव गिवन फैंटास्टिक टाइम। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं अगर किन्हीं का है, अगर एक दो क्वेश्चन दिमाग में या मार्केट में कुछ आता होगा। ऐसे तो सर बहुत अच्छा आज पीएफ वर्सेस एलआईसी पोस्ट सब चीज़ ले लिए हैं, मगर किन्हीं का कुछ इससे रिलेटेड या कुछ ऐसा लगता होगा तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। पंडित जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। बताइए सर। आप ऐसे कस्टमरों को कैसे फेस करते हो जो कहते हैं कि नहीं हम तो बैंक से जाके लेंगे, बैंक के अंदर भी ये पॉलिसी मिलती है। अब जैसे मैं एसबीआई का करता हूँ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, तो जनरली यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आया कि बैंक में जाके लेंगे ना, आपसे क्यों ले, सीधा हम तो बैंक में जाके लेंगे, बैंक हमारे बगल में। हम उसको कितना ही बताते हैं कि भाई हम 25 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने 1000 क्लाइंट है, ये ऐसी सर्विस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और दूसरी कंपनी का कहते हैं तो ठीक है आप ऑफिस में मिलो, हम सीधा ऑफिस में आएंगे। आजकल लोग बुलाने से ज्यादा खुद आने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो इसको हम कैसे फेस करें? दो क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन है। नॉर्मल पॉलिसीज के लिए लोग ऑफिस में जाना प्रेफर करते हैं, और एसबीआई वगैरह जैसे बैंकों की पॉलिसी एचडीएफसी की देंगे तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम सीधा बैंक में ही आएंगे, बैंक में आके बात करेंगे। राइट। तो मैं, अब आप कस्टमर बनिए और मैं एडवाइजर बना, ठीक है? हाँ जी बताइए। मैं आपको एक बात बोलता हूँ मनीष जी। हाँ, आप बैंक में जाकर के किन से मिलेंगे? बैंक में जाके जो बैंक के मैनेजर है, बैंक का स्टाफ है, उससे मिलेंगे। राइट सर, धन्यवाद। आपको पता है कि सर बैंक में मैनेजर कितना दिन रहता है? नहीं, वो हमें मालूम है, वो 3 साल रहता है, लेकिन हमें ये तो विश्वास है ना कि वो बैंक के थ्रू रहते हैं, मैनेजर को नहीं जानते, बैंक को जानते। बैंक तो वहां पे मौजूद है ना, हम तो बैंक से ले रहे हैं। बहुत अच्छा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं मनीष जी, जिससे कि लाइफ से रिलेटेड है। हाँ जी, बोल सकता हूँ? हाँ जी, पूछ सकता हूँ? जब मान लीजिए आपके पेट में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, तो आप जब कोई हॉस्पिटल जाते हैं तो नर्स आपको पहला अटेंड करता है ना? हाँ जी, लेकिन आप इच्छुक किससे होते हैं? डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने से, हाँ, करेक्ट? हाँ, ओके। हाँ जी, अभी मैनेजर का क्या काम है? मैनेजर का काम है ओवरऑल देखना, ट्रांजैक्शन देखना, पूरा सर्वे करना, करेक्ट? और मेरा काम है 25 साल से एक ही डोमेन पे मैं दिन रात एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो आप बताइए मनीष जी कि आपको नर्स ट्रीटमेंट करे अच्छा रहेगा या स्पेशलिस्ट डॉक्टर ट्रीटमेंट करे वो अच्छा रहेगा? नहीं, ऐसा है सर, यदि एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछे तो कस्टमर कहता है कि देखो आप तो एजेंट, आज आप यहाँ पर हो, कल वहां पर हो, वो तो बैंक के एम्प्लॉई है ना, बैंक ने उनको डिप्यूट किया है, उनका सारा वेरिफिकेशन हुआ है, उनकी फिक्स सैलरी है, बैंक की जिम्मेदारी है, उस कुछ सोच के उन्होंने उसको ब्रांच मैनेजर या कोई जिम्मेदारी वाली पोस्ट दी है, तो हम तो उन्हीं के पास जाएंगे। बेशक उसके पास कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस हो 3 साल 5 साल बाद, लेकिन इनिशियली तो कस्टमर यही कहता है कि नहीं हमें तो बैंक के पास ही जाना, बैंक से ही करवाना। मनीष जी अगेन आपको बता रहे हैं कि जैसे ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं आपको और कुछ बताना चाह रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूंगा। हाँ बताइए। मैं 25 साल से इस डोमेन पे हूँ। 25 साल से इस पर हम हर दिन सीखते हैं और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, और मुझे पता है कि आपके रिक्वायरमेंट का, आपके फैमिली का, आपके बच्चे का क्या, कौन सा पॉलिसी जरूरत है, कौन सा देना चाहिए, और आप आज भी बिलीव कर रहे हैं कि बैंक मैनेजर पे। तो आप बताइए कि अगर तुलना किया जाए मेरी डोमेन पे, मेरा एक्सपीरियंस और ब्रांच मैनेजर का, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? देखिए सर, ऐसे में कस्टमर के 2 जवाब होते हैं जी। पहला जवाब होता है कि आप एक काम करो, बैंक में ही आ जाओ भाई, बैंक मैनेजर के साथ में बैठ के आप उससे डिस्कस कर लेना।
दूसरा राइट होता है उसका कि वो बैंक मैनेजर तो इतने सालों से पॉलिसी कर रहा है, उसने तो मेरे दोस्त की भी की है, मेरे पड़ोसी की भी की है, सबकी की है उसने पॉलिसी। तो ये दो जवाब होते हैं उसके। एक और बताता हूँ मनीष जी, देखिए कुछ लोग हैं जो कि आप 100% नहीं करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट तो 100% करेक्ट नहीं होगा ना। अगर 100% करेक्ट होता तो फिर रॉ मटेरियल में ओनली फिनिश प्रोडक्ट ही आता ना, वेस्ट तो होता है नहीं, वो तो ऑप्शनल है। दूसरा एक और बात कर सकते हैं, ठीक है, कि सर ये आप पॉलिसी कितने साल के लिए ले रहे हैं, टर्म पूछिएगा, टर्म पूछिएगा कितने साल के लिए ले रहे हैं। वो कहता 5 साल के लिए। नहीं नहीं, तो 5 साल पेमेंट टर्म होता है और उसका जो टर्म होता है 20-30 साल होता है। रिस्क टेन्यूर जो है ना, रिस्क कवर का, वो 15-20 साल का होता है, करेक्ट। तो भरने वाला नहीं, रिस्क एंडिंग रिस्क कवर का, ठीक है। तो सर कल कोई प्रॉब्लम होता है फैमिली में, तो फैमिली को एक सपोर्ट चाहिए, जानकार आदमी, होशियार आदमी, जो हर प्रोसेस को जानता है। और जो मैनेजर किया वो 1 साल 2 साल के बाद चला गया। आप बताइए कि उस परिस्थिति में कौन आपको सपोर्ट करेगा। इसमें भी कस्टमर के दो जवाब होते हैं। पहला जवाब ये होता है कि आपका क्या भरोसा, आप भी कल को चले जाओ, आप इंश्योरेंस के बिजनेस में हो, कल को आप ही की डेथ हो जाए। और दूसरी चीज, चलो ब्रांच मैनेजर कहीं चला जाएगा, एसबीआई लाइफ का ऑफिस तो, बैंक का ऑफिस तो वहीं पे मौजूद है ना, हम ऑफिस में चले जाएंगे। एक बात बताइए सर, आप अभी भी लाइफ में कुछ देखे होंगे, मतलब कोई अड़ोस पड़ोस में कोई घटना हुआ होगा, तो कितने बार ब्रांच मैनेजर उनके फैमिली को बताने के लिए, सहयोग देने के लिए उनके घर पे आया। देखिए बिजनेस अलग बात है, बिजनेस को थोड़ा साइड रखिए, एज ए ह्यूमनिटी बात कीजिए कि आप कितने बार देखे हैं। मैं आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ, साइड रखिए एजेंट और एडवाइजर। इज इट पॉसिबल मनीष जी? नहीं, इसमें भी उसके दो जवाब होते हैं सर जी। वो कहता है एजेंटों के पास तो कोई काम धंधा नहीं होता, वो तो इधर घूमते रहते हैं, उनको जैसे ही पता चला वहां पहुंच गए, वहां चला वहां पहुंच गए। अब ब्रांच मैनेजर तो एक रेस्पॉन्सिबल आदमी, हमें मालूम है कहाँ बैठा हुआ मिलेगा। इन केस ऑफ मिस हैपनिंग नॉमिनी को मालूम है कि भाई हमें इस ब्रांच में यहाँ जाना है, और वहां से फिर हमें गाइडेंस मिलेगा। तो आपको लगता है कि एडवाइजर घूमता फिरता है? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये कोई पता है कि जब कोई हादसा होता है तो आपके फैमिली के ऊपर, आपके लव का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये आपको पता है क्या? आपके कैन यू मेजर दिस? आपके फैमिली का आपके एब्सेंट में आप उनके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, पता है क्या आपको? हाँ ठीक है। डू यू नो दिस? हाँ जी हाँ जी। कैन द पोजीशन टू गो एंड डील विद द ब्रांच मैनेजर? नहीं सर, डायरेक्टली लोग पहुंचते हैं ऐसे केस में भी। मैं बताऊं आपको, डायरेक्टली लोग पहुंचते हैं ब्रांच के अंदर सीधा, क्योंकि जो नॉमिनी होता है ना, आजकल की जो जेन जी जनरेशन है वो इतना ज्यादा टेक सेवी है, उसको मालूम है कहाँ पे कौन से, वो ऑलरेडी नेट पे देख लेते हैं डेथ क्लेम के केस में क्या क्या चाहिए, और सारी चीज सारे डॉक्यूमेंट लेके सीधा ब्रांच में ऑफिस में पहुंच जाते हैं। भाई साहब रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, वेल एजुकेटेड, एसबीआई का पिछले साल का एसबीआई का केस था, ठीक है, और लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। एसबीआई जो है ना, उसका बात बता रहा हूँ। 1 करोड़ का पिछले 3 महीना से घूम रहा था, नहीं हुआ। बाद में मेरा कोई रेफरेंस मिला और मैंने गाइड करके 21वां दिन उनके अकाउंट में आ गया हूँ। सर देखिए, तो कोई बात करने की अलग बात है मनीष जी, लेकिन रियलिटी लाइफ इज डिफरेंट। बट 100% आपका क्लाइंट कोई नहीं है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए जिस तरह से मैंने आपको समझाया उस तरह से, अगर माने तो ठीक है, नहीं तो उसकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट होल्ड ना। सर आजकल जेन जी जनरेशन जो है ना इतना एडवांस है कि हम जैसी पॉलिसी करके निकलते भी है ना, तो वहां से फोन आ जाता है कि हमने यूट्यूब पे देखा है, वो मेरा कंसल्टेंट है, उससे मिलाऊं, मैं उससे मिलाऊं, अभी चेक रोक देना, अभी मत डालना, ये मत करना। इतने ज्यादा एडवांस है, इतनी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है उनको, इतने ज्यादा टेक सेवी है वो, कि पहुंचने से पहले 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 1 दिन 2 दिन में इतनी इंक्वायरी कर लेते हैं कि उनको सब मालूम चल जाता है। अगर वैसा होता मनीष जी, तो आज भी ओटी का कोई जरूरत नहीं होता ना। किसका? ओटी
मेडिकल में ओटी का जरूरत नहीं होता ना। नहीं सर, देखो पॉलिसी तो मैं तो टीओटी एडवाइजर हूँ सर, और मैं 3 कंपनियों का टीओटी करता हूँ रेगुलर। 25,000 से ज्यादा क्लाइंट है मेरे पास। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा जनरलाइज जो है ना, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है एजेंट को। सबसे पहले चीज टेक्नोलॉजी, घर से बाहर निकलते ही चैट जीपीटी ये वो, कस्टमर पूरा थ्रू हो जाता है, एडवांस हो जाता है। उसको लगता है पता नहीं कैसा डिसीजन उसने ले लिया, गलत ले लिया, तो एक बार सारे अड़ोसी पड़ोसी अपने जितने भी जानकार हैं सबको बता देगा मैंने ये पॉलिसी ली है, ये किया है, कैसी है, क्या है। और दूसरी चीज बैंक का वाला है, ये इतने ज्यादा हमारे बिजनेस को जैसे कहना चाहिए ना कि डेट्रीमेंटल है, कि सबसे ज्यादा लॉस इन्हीं दोनों चीजों से हो रहा है। नहीं, उसको तो खैर ओवर काउंटर ही करना है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। बैंक वाले केस के अंदर तो हम लिटरली जैसे कहना चाहिए ना हैंडीकैप हो जाता है कस्टमर, जब कहता है ना कि नहीं बैंक में ही जाके कराऊंगा, बैंक से ही बात करूंगा, बैंक में ही आके मिल लो, तो फिर हम वी आर हेल्पलेस। वो काउंटर तो नहीं कर सकते हैं ना, वो जैसे अभी कोई माइंड सेट हो गया है कि मैं आपसे लूंगा नहीं। तो यहाँ क्या होता है, इसीलिए रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है मनीष जी सर। जहाँ रिलेशनशिप आएगा ना, रिलेशनशिप मैटर करती है, लेकिन आपको मैं बताऊं कस्टमर का रिलेशन इतना ज्यादा आजकल वॉलेटाइल हो गया है कि कस्टमर एक पॉलिसी लेता है, 2 साल 60 साल 5 साल चलाता है, जैसे कोई दूसरा एडवाइजर आता है या कहीं और से टकराता है तो उससे कहता है अरे ये क्या ले लिया तुमने, तो सबसे घटिया पॉलिसी है, इससे घटिया कोई पॉलिसी नहीं आती, उसने अपने कमीशन के लिए तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, बस कस्टमर का रिलेशन खराब। जस्ट कोई उसकी फैमिली में आ जाए, कुछ भी हो जाए, और डेथ होने के बाद भी उसके बाद जब वो क्लेम लेने जाता है, अच्छा अरे ये वाली पॉलिसी क्यों दी आपको, इसमें तो कम क्लेम मिलता है, दूसरी पॉलिसी लेते उसमें ज्यादा क्लेम मिलता। बहुत सारे इश्यू सर रिलेशनशिप के साथ भी हो गए आजकल। नहीं तो जो है ना नेक्स्ट जनरेशन जैसे ही आती है ना, नेक्स्ट जनरेशन सारी चीजों को आउटलाइन कर देती है, साइड में कर देती है। वो कहती है कि नहीं, जो हमारे पिताजी ने किया, हमारी फैमिली ने किया, वो सब गलत था, जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही है। हमें जो है ना सीधा ऑनलाइन करना है, ये करना है, वो करना है, ब्रांच में जाके करना है, बहुत सारी चीजें होती है उनके पास में। और ऑनलाइन में जो हो रहा है, पिछले 3 साल का रेशियो निकालिए कितने। ऑनलाइन का तो हम फिर भी काउंटर कर लेते हैं, लेकिन जो बैंक का और जो दूसरा मैंने आपको बताया ऑनलाइन सर्वे का, ऑनलाइन एक ऐसी चीज है जो कस्टमर को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। ना लो ना लेने दो, ऑनलाइन का सिस्टम ही हो गया अब। ना पॉलिसी बेचो ना किसी को बेचने दो, ये सिस्टम है उनका। और बैंक का वाले तो उनको तो सूखी मलाई मिलती है, वो तो मलाई मारते हैं सीधा। राइट। तो अब ठीक है, हम लोग कुछ ऑफलाइन भी बात कर लेंगे, नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन का बहुत सारा तरीका है हैंडल करने का, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे ऑफलाइन में। समय भी हो रहा है, सवा एक मिनट सर जी। हेलो। हाँ बहुत बढ़िया सेशन रहा सर जी, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने गाइडलाइंस दिया, उसके लिए आपके धन्यवाद। और एक सिर्फ अभी जो डिस्कशन चल रहा था अभी, उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। आप भाई साहब, आप कौन बात कर रहे थे? मनीष भाई। ओके, तो थोड़ा 2 मिनट रुको सब लोग, जरा मनीष भाई की बात को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके हाँ जी। मनीष भाई, देखो क्या होता है, एक बात आप समझो, ये जो आप बता रहे हो ना, ये सब चीजें सही है, सब चीजें बराबर है। ओके, एक्चुअली मैं पहले इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, बट मैं एक्चुअली उस टाइम में मैं डिनर कर रहा था, तो इसलिए मैं देरी से इन्वॉल्व हुआ। अब देखो क्या होता है, एक बात आप समझो, मतलब सभी एडवाइजर को सभी सिरे से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो कभी भी क्या है ना, देखो ये जो सर्कमस्टेंस, ये जो सिचुएशंस है, ये तो रहेंगी और हमेशा रहती है। सिर्फ क्या होता है, फेज बदलता है। पहले किसी और टाइप की समस्या होती थी, मतलब किस टाइप का ऑब्जेक्शन होता है, अभी किसी और टाइप के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। अब सवाल ये होता है हम सक्सीड कैसे होंगे, सवाल यहाँ पे है अपना कि हम सक्सीड कैसे होंगे। भाई ऑब्जेक्शन देखो, अभी जितने भी आपने बोला वो तो गलत ऑब्जेक्शन नहीं है उसका, क्लाइंट का, वो तो सही बात बोल रहा है। मैं बैंक में क्यों ना जाऊँ भाई, बैंक तो कम से कम बैंक तो मुझे पता है, बैंक में जाके तो मैं बैठ सकता हूँ, बैंक में बोल तो सकता हूँ, मैं उधर जाके ले लूंगा, बराबर। तो वो ऑब्जेक्शन सही दे रहा है। अब क्या है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो चीजें एनवायरमेंट में, मतलब कैसे ना, जो सिस्टम में आ चुकी है, उसके साथ में कभी भी अपोज नहीं करने का। सबसे पहले ये बात समझिए, कभी भी अपोज नहीं करने का। जैसे आपने जेन की बातें की, नए
जो इन्वेस्टर्स है, मतलब जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स जो है आजकल बहुत ही बोलते हैं ना शाने हो चुके हैं, उनके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, वो बात सुनते नहीं और वो अपने मन की करते हैं। तो इसमें अरे अपना बच्चा अपनी बात नहीं सुनता है, वो दूसरों की बात खुद, अपना खुद का बेटा नहीं सुनता है ना। तो सवाल यहाँ पे ये आता है, कभी भी एक मैं सभी को एक हिंट देना चाहूंगा, यहाँ पे जिस ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं है या फिर जिसका जवाब देख के भी फायदा नहीं है या फिर जो अपने हाथ में नहीं है, जो सिस्टम में आ चुका है, उस टाइम पे कभी एक बात आपको ध्यान में रखना, जो क्लाइंट बोल रहा है ना, उसकी तारीफ करो। क्लाइंट बोला उसकी तारीफ करो। जैसे कि आपने बोला एज ए कस्टमर सर्विस, आपने बोला कि मैं आपसे किलो मैं तो बैंक में जाके ले लूंगा ना, बैंक में मैनेजर तो है, बैंक तो है, किधर जाएगा, बैंक ने तो उसको रखा है, सब इस तरह का उसके दलील है कस्टमर की। तो हमें क्या करना चाहिए, उल्टा ये बताने की वजह हम उसको बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि सर आप ये सही डिसीजन सर आपका, आप सर बैंक में जाके भी ले सकते हैं, डेफिनेटली सर ले सकते हैं, आप डायरेक्ट बैंक से ले सकते हैं, मैनेजर से ले सकते हैं, वहां के एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनसे ले सकते हैं, बल्कि सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप किसी से भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मुझसे लेना है, आप मुझसे ले सकते हैं या किसी और से भी ले सकते हैं। सवाल आप किससे ले ये नहीं है सर, सवाल सिर्फ इतना है आप देरी क्यों कर रहे हैं लेने में। अगर आपको जो बातें मैंने बताई वो बातें अगर आपको लगता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके ग्रोथ के लिए सही है, तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको, आप कहीं भी जाके लीजिए। मैं ये नहीं बोला कि मेरे से लीजिए, सवाल सबसे पहले ये है कि आपको ये प्रोविजन करना चाहिए, अगर जो मैंने बताया आपको सही लगा तो ये सबसे जरूरी है सर, क्योंकि इसमें आपके और आपके परिवार की सुरक्षा और आपके परिवार का भविष्य निर्भर है। करके छोड़ दीजिए उसको। अच्छा, वो लोन ले रहा है ना, अब वो खुद सोचेगा, क्योंकि जितना आप लड़ोगे ना उतना वो आपसे लड़ेगा, ये बात समझ ला। और जब आप ये बोल दोगे ना, हाँ, तो उसके मन में क्या जाएगा पता है कि यार ये कितना सही आदमी है, मतलब जिसने मेरे को, मेरे फ्यूचर को, मेरे फैमिली को, मेरे इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी है। जब हम ये क्वेश्चन उसके ऊपर ही छोड़ देंगे ना, उस सामने वाले के पास जवाब नहीं रहेगा। मैं क्लियर बताऊं, वो जवाब नहीं है उसके पास। आप बताओ क्या जवाब है एज ए कस्टमर, क्या जवाब? अविनाश जी ये तो है ही है, और सबसे पहले तो बैंक का तो ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर कन्वेंस हो जाए, लेकिन खाली कस्टमर के कन्वेंस की बात नहीं है, उसकी वाइफ है उसके पीछे से, वो बोलती रहेगी, फिर उसका भाई आ जाएगा, फिर बेटा आ जाएगा, फिर सीए आ जाएगा। अरे तुम बता रहा हूँ, देखो वही मनीष जी, यहाँ पे पहले आप इस पॉइंट को समझो। मैं क्या बता रहा हूँ, हम तो लड़ ही नहीं रहे, तो अभी वो सवाल ही नहीं आएगा, हमने उसके ऊपर छोड़ दिया। अब उसका सवाल है वो बाकी लोगों को क्या कन्विंस करता है, कहाँ से करना। सही बात है, बिल्कुल। देखो इससे दो चीजों को फायदा है, ये बात समझो। सबसे पहले तो अपनी एनर्जी हमने सेव कर ली, पहली बात, ओके, हमने अपनी एनर्जी सेव कर ली, ओके। दूसरी बात, हमने उसको क्या क्लैरिटी दी कि भाई ये जो मैंने बताया ना, ये मैंने इनडायरेक्टली हम क्या बताए, ये मैंने तेरे को बताया है, बराबर। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू ये कर ले, अगर तेरे को सही लग रहा है तो। कहां से कर वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये करना महत्वपूर्ण है। अब जब इस तरीके से इंटेलिजेंस से अगर हम बात करेंगे तो सामने वाला फिर उसकी मर्जी, उसको जो करना है करेगा। बट हमारे बारे में उसके मन में विचार जरूर जाएंगे। अगर हम दोबारा कॉल करेंगे तो हमें रिप्लाई जरूर देगा, या फिर हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो खुद से हमको पूछे कि जरा आप भी जरा बता दो, मैं तो जरा बैंक से कुछ क्या है। क्लियर है? तो आप देखिए, कोशिश करिए, ओके। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन का रिकॉर्डिंग और आज के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। तो सर फिर से एक बार सुब्रत सर को धन्यवाद कि आप आए और आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट वाला। थैंक यू।